चलें बेटा देखें बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था क्या कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सीखना है ना, और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स में कैसे निकाले जाते थे प्रॉब्लम्स में ना, मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिया था और मैंने याद करना मैंने बोला भी था तुम्हें एक चीज़ स्पेशली कि यार वो जो फॉर्मूला है उसे बिल्कुल अपने दिमाग में फिट रखिएगा। इसलिए फिट रखिएगा क्योंकि वो डेरिवेशन कई बार बोर्ड में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ना, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो बेटा यदि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो उसके लिए आपको डेरिवेशन लगेगा, तो वो डेरिवेशन आप ध्यान से समझ के रखिएगा जो मैंने समझाया था। अच्छा, दूसरी चीज़ मेन हम लोग जेई नीट के हिसाब से जब सोचने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से सबसे फेवरेट वाला टॉपिक होता है ये वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, इस टॉपिक का मेन एप्लीकेशन जो है ना बेटा वो आगे है, मतलब 11th में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने जाएंगे जहाँ पर हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे और 12th में भी उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझना, आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स करवाने जा रहा हूँ तुम्हें रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम जितने टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं आज करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, चलिए पहला मैं सबसे सिंपल वाला एक क्वेश्चन उठाता हूँ और वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स A equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and B equals to minus I cap minus j cap plus 3k cap। ठीक है बेटा, अब मैंने एक सिंपल सा प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है ना कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B। आपको A और B दोनों वेक्टर्स आपको गिवन है, आपको बताना है कि भैया इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। ठीक है, अब मैं हर प्रॉब्लम को लिखने के बाद में 1 मिनट का टाइम तुम्हें दूंगा कि तुम एक बार ट्राई करके मुझे आंसर बताओ, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में क्या करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, अब 1 मिनट का टाइम आपके पास, आप मुझे आंसर दो पहले। ठीक, चलिए बेटा देखिए अब इस वाले प्रॉब्लम में क्या करना था, तो ध्यान से समझना एक चीज़। सबसे पहले तुमको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम में क्या गिवन होगा तो किस अप्रोच पे जाना है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा सब लोग, है ना, कि जैसे मैंने इसमें आपको क्या दिया, मैंने आपसे पूछा सिंपल दोनों का रिजल्टेंट पूछा है A और B का, तो आपको दिमाग क्या लगाना है, ध्यान से सोचना बेटा। सुनिए, हम लोग क्या बोलते हैं A वेक्टर और B वेक्टर। अब आपको A वेक्टर B वेक्टर किसके फॉर्मेट में दिए यार, I कैप J कैप K कैप के टर्म्स में, और यहाँ पे भी I कैप J कैप K कैप के टर्म्स में। यदि मैं दोनों चीज़ों को I कैप J कैप K कैप के टर्म्स में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या मालूम है, ये वेक्टर का फॉर्म था। और याद करो मैंने समझाया था कि इस वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड भी छुपा हुआ है, इसका डायरेक्शन भी छुपा हुआ है। मतलब यदि मैंने वेक्टर को इस फॉर्मेट में लिखा, इसका मतलब है कि मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी शो कर दिया, इसका डायरेक्शन भी शो कर दिया, मतलब मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, है ना। अब जरा सुनो, जब भी वो वेक्टर के फॉर्म में है ना, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद करिए। रिजल्टेंट क्या होता था, A वेक्टर B वेक्टर होता था, रिजल्टेंट निकालते थे R इक्वल टू A प्लस B वेक्टर, राइट। तो जो A प्लस B वेक्टर होता है ना, वो हमारा रिजल्टेंट होता है बेटा यहाँ पे A प्लस B वेक्टर। तो हमको बस यहाँ पे ये करना था कि यदि आपसे किसी ने पूछा है कि रिजल्टेंट बता, तो R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। मतलब देखो यार, सीधा सा बोल रहा हूँ यदि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट ही दिया हुआ है ना I कैप J कैप K कैप, तो रिजल्टेंट में तो कुछ रखा ही नहीं है, सिंपली ऐड करना है बस। तो सिंपल हम ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस यहाँ से बन रहा है माइनस I कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ऐड करेंगे तो बेटा बताइए I कैप माइनस I कैप तो कैंसिल हो गया, है ना। 2j कैप माइनस j कैप मिल करके क्या हो जाएगा, सिंपली j कैप, और 3k मतलब 6k कैप। और जैसे ये चीज़ निकल के आया ना, तो बेटा ये मेरे पास क्या वेक्टर निकल के आया, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आया। तो हमने बोला रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या निकल के आया, j कैप प्लस 6k कैप। अच्छा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आएगा, है ना। तो हमने बोला रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो आ रहा है ना बेटा R, यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या है, सिंपल सा वेक्टर है। वेक्टर को कैसे निकालते थे बेटा बताओ, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो j कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, इधर से 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 1 7, 37, तो रूट 37। तो रूट 37 मेरे लिए क्या निकल के आया, मैग्नीट्यूड। अच्छा, कोई यदि तुमसे पूछ ले कि यार इसका डायरेक्शन भी बता, है ना, यदि इसी वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछता है वो, तो डायरेक्शन के लिए याद करो बेटा, डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालते हैं, कभी भी वेक्टर पता होता है, यदि मेरे पास वेक्टर पता होता है तो बेटा हम उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर पता हो तो हम उसका डायरेक्शन निकालते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकाल के। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, R कैप
यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है बेटा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो बस आर वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, जे कैप प्लस 6k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये निकाला है हमने अभी √37, तो हमने √37 लिखा और ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से जा करके यदि आप सिंपल लिखने जाएंगे ना तो ये मेरा डायरेक्शन हो जाएगा बेटा 1/√37 जे कैप प्लस 6/√37 के कैप। तो ये मेरा डायरेक्शन आया। तो देखो इसमें मैंने तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया, मतलब क्या क्या पूछ सकता। एक तो सिंपल पूछता है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो सिंपली ऐड करना है, बस और कुछ नहीं। हाँ, मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन निकाल दो। मुझे बताओ क्या क्लियर हो गया सबको? बेसिक सा प्रॉब्लम था बहुत। चलिए बेटा ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ये वाले प्रॉब्लम में नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया मैंने आपसे सेकेंड वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला तो आपको क्लियर हो गया था, सेकेंड बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड वाले में क्या पूछा मैंने, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए and its magnitude is equal to half of the magnitude of vector B. Find the angle between A and B. अब जरा एक सेकेंड के लिए आप अटेम्प्ट लगाइए, ठीक है, और मुझे बताइए कि आंसर कैसा आ रहा है। ओके देखते हैं ना आंसर सही है कि गलत है। देखें बेटा ध्यान से देखिए, अब इस प्रॉब्लम को दे रहे हैं, ध्यान से समझना कि कैसा था। बहुत सिंपल होता है बेटा, बस प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा कि प्रॉब्लम में दिया क्या है, सारी चीज़ें बोल के देगा वो। आपसे क्या बोला, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। बेटा ए और बी का रिजल्टेंट जो है ना वो आपको दिया हुआ है कि इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। तो ज़रा याद करके देखो, तुम्हें यदि फंडा याद आएगा तो देखना, ये एक वेक्टर होता था ए, ये होता था बी, है ना, तो हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है बेटा। तो इसमें ये जाता था मेरे लिए क्या, ये रिजल्टेंट होता था आर, याद करिएगा ये रिजल्टेंट होता था आर, ठीक है। और हम बोलते थे जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना वो एक वेक्टर ए के साथ एंगल बनाता था अल्फा, याद करो, जो डायरेक्शन बताता था। तो मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि ए वाले के साथ जो एंगल बन रहा है ना उस एंगल को हमने कितना बोला, अल्फा। तो अब जरा प्रॉब्लम को ध्यान से देखना, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था tan अल्फा का, याद आ रहा है आपको? दो फॉर्मूले थे, कौन से? एक था tan अल्फा, जहाँ हम डायरेक्शन निकालने जाते थे तो हम लिखते थे b sin थीटा अपॉन में आता था a प्लस बी कॉस थीटा, राइट बेटा। एक ये फॉर्मूला होता था, और दूसरा फॉर्मूला होता था तुम्हारे पास रिजल्टेंट का, r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस तरीके से जा करके आपको ये दोनों चीज़ें होती थी, ठीक है बेटा। अब समझो ध्यान से, अब जब मैं इस पर लिखने के लिए जाऊँ तो जरा सोचो मुझसे क्या बोला गया प्रॉब्लम में, ध्यान से देखना बेटा। प्रॉब्लम में आपको उसने बोला है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। तो जो रिजल्टेंट है ना वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा। तो जरा सोचो उस अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, परपेंडिकुलर बोला है, मतलब इनडायरेक्टली उसने एंगल अल्फा 90 बोला है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी सर, 90 डिग्री, ठीक है। चलो अल्फा 90 हो गया। दूसरी चीज़ क्या बोली उसने, एक और चीज़ देखो, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब समझना ध्यान से क्या, एंड इट्स मैग्नीट्यूड मतलब किसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया बेटा, जितना बी का मैग्नीट्यूड था उसका हाफ। मतलब आर की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे, आर इक्वल्स टू b/2, ठीक है। अब आर इक्वल टू b/2 दे दिया। अब अपन से क्या पूछा उसने कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब मुझे बताओ ए और बी के बीच का एंगल, यहाँ पे हम किसको लेते थे, थीटा को। मतलब उसने इस दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके कहीं ना कहीं मुझे थीटा निकाल के लेके आना है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, राइट। अब जरा सुनो, हाँ ध्यान देते ना बेटा, देखते हैं आंसर क्या आता है। अब जरा सोचिए, सबसे पहली चीज़ जो इन्फॉर्मेशन पता है लगाते हैं। सबसे पहले तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 हम यहाँ पे रख देते हैं, बेटा रखो। अब कैलकुलेशन भी ध्यान से समझना बेटा, अल्फ़ा 90 है, 90 की वैल्यू हो गई b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, लगा दिया। अच्छा मुझे बताओ जरा, tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज गोज टू इनफाइनाइट। तो हम लोग बोलते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 0, इनफाइनाइट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1/0, तो बात एक ही आ जाएगी, इनफाइनाइट हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो सर, ये वाला 0 इधर चला जाएगा, तो ये इधर चला गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया। तो यहाँ से बना 0 इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आई तुम्हारे पास -a/b।
अब देखो यहाँ से तुम्हें कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस ए बाय बी, मतलब एक रिलेशन आया, अब जैसा यूज़ करना होगा करेंगे। चलो एक रिलेशन ये निकल के आया, दूसरा रिलेशन कहाँ से उठाएं, ये वाला रिजल्टेंट दिया है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एक फॉर्मूला ये भी है, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी बताइए, b/2, तो लिख देता हूँ ना यार, यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको b/2, ये अंडर रूट में आया, ठीक है, तो ये तो रहेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब जरा देखते हैं ना, जिसकी वैल्यू रखनी होगी उठा करके रख देंगे और आंसर ले आएंगे। जरा देखो ध्यान से, यहाँ से मैंने लिखा ये b/2, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो बेटा ये हो जाएगा b²/4 इक्वल टू, ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, और कॉस थीटा की वैल्यू रख दो ये वाली, कितनी आ रही बेटा यहाँ से, -a/b। आप जैसे ही रखेंगे ना तो देखो ये b और b कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा यहाँ से, a स्क्वायर प्लस तो फिर आपको ये a और b में गड़बड़ कर देगा ना, चलो ना अपन इनके बीच में रिलेशन ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से कितना मिल जाएगा बेटा, ये b स्क्वायर और ये मिलेगा -2a स्क्वायर, मतलब सॉल्व करने जाएंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है तुम्हारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर मिल करके -a स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ रहा है b²/4, इसको 4 को इधर ले जाओ तो ये बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, बेटा इसको इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये 3b स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब लास्ट काम देखो ध्यान से, तुम्हारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, -a/b, तो जरा देखो तो यहाँ से मैं b स्क्वायर को डिवाइड कर दूँ तो क्या निकल के आएगा बेटा, a²/b स्क्वायर इक्वल टू 3/4, और अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट लेंगे तो क्या निकलेगा, a/b इक्वल टू √3/2। अच्छा √3/2 ले रहे हो तो वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, तो मैंने a की वैल्यू क्या ले ली, प्लस माइनस, राइट। चलिए तो a/b इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, चलो इतना तक तो मुझे समझ में आया। अब क्यों ना मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, तो देखना ध्यान से, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अच्छा है बेटा। कॉस थीटा तुम्हारे लिए था -a/b, आपने सबसे पहली वैल्यू प्लस √3/2 रखी है, तो आपने को आंसर क्या मिल रहा होगा जरा बताना, -√3/2। अब कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2 कब होती है, सोच के देखो, कॉस थीटा आप सबको मैंने एंगल निकलवाना सिखाया था, है ना, क्या कोई बताएगा मुझे कौन से एंगल पे आएगा बेटा √3/2 माइनस में, बोलो, cos 90 प्लस 60 करोगे या 30 करोगे, cos 90 प्लस 30 करोगे तो उस कंडीशन में क्या आ रहा होगा बेटा, 120, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, ये cos 150 है, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, और 90 प्लस 60 लिखने जाओगे तो फिर वो क्या हो जाएगा साइन में, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, मतलब ये आंसर आ रहा है 150। तो यहाँ से थीटा की एक वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 150, कि भैया एक एंगल तो 150 है इन दोनों के बीच का। और दूसरा क्या है मालूम है, दूसरा क्या हो सकता है जरा सोचो, दूसरा तब हो सकता है जब मैं इसमें माइनस साइन ले लूँ। यदि मैं माइनस साइन लूँगा तो उस कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही होगी, माइनस √3/2, मतलब प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू प्लस, ध्यान से समझिएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2। कॉस √3/2 कब देता है, 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री यहाँ से। अब जरा थोड़ा सा सोचना एक सेकंड के लिए, आंसर्स दो हैं तुम्हारे पास, एक 150 भी आया है और एक 30 भी आया है, 30 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों रिजेक्ट हुआ, सोच के देखो यार, ए और बी के बीच का एंगल 30 था। अब बेटा यदि इन दोनों के बीच में ही एंगल 30 है तो रिजल्टेंट उसका 90 डिग्री पे कैसे आ सकता है, अरे हमसे बोला था ना रिजल्टेंट 90 पे, तो जरा सोचो ना, यदि ये और ये 30 के बीच में है ए और बी, तो रिजल्टेंट 90 का मतलब तो ये हो गया ऐसा, तो क्या वो पैरेललोग्राम तो यहाँ कंस्ट्रक्ट होता है ना, तो रिजल्टेंट भी तो इधर आता है, तो वो एंगल तो 30 से छोटा होना चाहिए, 30 से बड़ा नहीं हो सकता। इस कारण से बेटा हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा जो आंसर आया ना प्लस वाला 30 डिग्री, वो रिजेक्ट हो गया, तो हमारा सिर्फ एक आंसर है और वो है 150 डिग्री। अब मुझे बताइए क्या सबको क्लियर हुआ, अच्छे से सोच के बताना, नहीं आया तो बोलो मुझे, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना, ध्यान देना, ट्राई करना सब लोग। क्या है कि गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, है ना, ए प्लस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, एंड सी परपेंडिकुलर टू ए, सी वाला वेक्टर जो है वो ए के परपेंडिकुलर है ना। फर्दर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, हाँ गलती हो गई शायद तक, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। एक बार ट्राई कीजिए,
वैसे बनेगा नहीं, मुझे लग रहा है गड़बड़। एक सेकंड रुको, करेक्ट करता हूँ। देखिए बेटा, अब जरा इसका सॉल्यूशन देखें थर्ड वाले का, ठीक है। थर्ड वाले में क्या बोला था उसने, इनडायरेक्टली बताऊँ, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन ये भी है, बस उसने ना थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया और तुम घूम गए। क्या बोला उसने, देखो, गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। अब मुझे बताओ, दो वेक्टर का सम से आपको सी मिल रहा है, मतलब सी क्या होगा, ए और बी का रिजल्टेंट। तो ए और बी का रिजल्टेंट कौन है, सी। चलो, एंड सी परपेंडिकुलर टू ए, जो सी वाला वेक्टर है वो ए के परपेंडिकुलर है, मतलब रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। तो जरा देखो, अब मैं इसको यदि बनाने जाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, ध्यान से देखना, ध्यान देना। मैंने बोला देख, ये ए वेक्टर बनाया, ठीक। अब मुझे मालूम है कि ए और बी का रिजल्टेंट सी है और सी वाला ए से 90 डिग्री पर है। अब सी वाला ए से 90 डिग्री पर है, इसका मतलब है कि बेटा कहीं ना कहीं मुझे बी वाला वेक्टर इधर कहीं मिल रहा होगा, तभी तो डायगोनल बनेगा, ठीक। तो ये ए और बी बना। अब इससे बनने वाला हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लें ऐसा, ठीक है, चलेगा। और फिर ये जो चीज़ आ रही है ना, ये रिजल्टेंट हो गई, और रिजल्टेंट क्या बना रहा होगा, सी वेक्टर। और सी वाला कितने एंगल पर है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल उसने आपको 90 दे दिया, मतलब जो अल्फ़ा था ना हमारा, अल्फ़ा, एक्चुअल में अल्फ़ा की वैल्यू फिर से उसने 90 दे दी। हाँ, तो यहाँ पे देखो, जब मुझे क्लियर हो रहा है कि ए और बी, अब देखो सी वाला ही 90 पर है, मैं बनाया थोड़ा ऐसा लेकिन लिख दिया सही है। अब यदि ये 90 पर है तो ये जो एंगल आएगा ना ए और बी का, वो 90 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। अब 90 से बड़ा आएगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है देखें। चलो, अल्फ़ा इतना है तो मैं बोलता हूँ tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बेटा tan 90 कर देंगे, tan 90 मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब 1/0, ठीक है। अब a प्लस बी, तो मैंने लिखा ये लिखा मैंने b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, तो मैंने लिखा a प्लस बी कॉस थीटा। इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू, ये इधर से गया तो 0 हो गया। अब जरा कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, क्या निकल के आएगा, -a/b, है ना, यहाँ से गया -a/b। अब देखो तुम्हारे पास दिया हुआ था, क्या दिया था यार, मैग्नीट्यूड दिया था ना तुमको, उसने बोला था C और A का मैग्नीट्यूड सेम है। अरे यार, मैं कैपिटल में लिखना था, मैं स्मॉल में लिख दिया बेटा। हाँ, बहुत ही नालायक हो यार, ठीक है। तो यहाँ पे B लिख लीजिए, यहाँ A लिख लीजिए, नोटेशन गड़बड़ नहीं करना नहीं तो, ठीक है। तो ये B साइन थीटा, इधर से A और इधर से B, चलो, और यहाँ पे भी वही हो गया होगा, B A, और ये निकल के आएगा A और यहाँ से B। अब सुन, जैसे तुमने ये चीज़ निकाला ना, तुमको मैग्नीट्यूड क्या दिया था, ए और बी का सेम है, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो दोनों को इक्वल कर सकते हो ना, कर दो। ए और सी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ए और बी है, तो अब ए और बी के बीच में है, तो ये अभी अपना काम नहीं हुआ, ठीक है। चलो, एक पार्ट यहाँ तक खत्म हुआ। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने फिर से वैसे निकाली जैसे हमने तब निकाली थी। अब क्या करें, रिजल्टेंट के फॉर्मूले पे आते हैं सर। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला था आर इक्वल टू होता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, राइट बेटा, यही था। चलो, अब ए, सबसे पहली बात तो रिजल्टेंट क्या है, c दिया हुआ है, आपको बोला था कि रिजल्टेंट कितना है, c वाला, तो c का मैग्नीट्यूड लिखा अपॉन इधर इक्वल टू में √, ये तो a का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब तुमको एक चीज़ देखना, a और c के मैग्नीट्यूड सेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक काम करें, इस a को भी हम क्या लिख देते हैं, c²। अरे c लिख दो ना, सेम है, b² को रहने देना बस, और फिर यहाँ से बनेगा तो ये फिर से बनेगा कितना, 2। एक काम करिए, रुकिए, ध्यान देना, सुनो बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, रूट हट जाएगा, और ये बना 2ab cos थीटा। अब जरा ध्यान देना, एक चीज़ का दिमाग लगाना यार, तुम्हारे पास जो cos थीटा है ना, वो a और b की टर्म्स में है, a और b, तो रिलेशन तुम a और b में चाहते हो ना, c नहीं चाहते कि हमारे पास, हम चाहते हैं कि बस a और b में रिलेशन आ जाए जिससे cos थीटा से वैल्यू निकल आए। तो c को एलिमिनेट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो c को हटाने का तरीका क्या है, c वाले मैग्नीट्यूड को मैं a लिख सकता हूँ, तो इसको a लिख दीजिए, ये a² हो जाएगा इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बेटा a² गया, तो यहाँ से लिखूंगा तो ये बनेगा 2ab cos थीटा इक्वल टू
माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ से देखो बेटा एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ रही होगी माइनस बी बाय 2a। कितना आया? कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a। अब इस कॉस थीटा को इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू। हाँ नहीं, सुनो 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 एक सेकेंड यार, मैं कंफ्यूज हो गया ना इसमें। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखने में वो हो गया। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करने गए हो ना, दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती है ना, तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, यहाँ पर a स्क्वायर था इक्वल टू a स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया होगा। यहाँ बचा 0 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा की वैल्यू ये रखो ना जो हम निकाल के लाए थे, माइनस a बाई बी। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ से b और b कैंसिल हो गया, तो ये मिला 0 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। बेटा ये इधर चला जाएगा तो 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना हो गया, इक्वल्स टू 1/2। तो बेटा a बाई बी की वैल्यू फिर से क्या निकल के आई, प्लस माइनस 1/√2। अब a बाई बी प्लस माइनस 1/√2 आया। अब इसके बेसिस पे दो आंसर हैं, फिर इसके बेसिस पे दो आंसर्स आएंगे प्लस माइनस √2 के बेसिस पे, कि एक बार यदि मैं प्लस वैल्यू लेता हूँ इसमें, देखो प्लस, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, और वहाँ से आएगा 1/√2। मुझे बताओ कॉस की वैल्यू माइनस 1/√2 कब होती है, थीटा इक्वल टू 135 पे, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1/√2 135 पे। और दूसरा माइनस साइन लोगे तो कॉस थीटा कितना आ रहा होगा, माइनस 1/√2, मतलब ये हो गया प्लस 1/√2। तो ये चीज़ आ रहा होगा 45 डिग्री। अब सोच लो तुम खुद से कि 45 डिग्री आंसर है क्या? नहीं, 45 डिग्री मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर कौन सा होगा, 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि इनके बीच का एंगल ही 90 है, तो जो उनके टोटल एंगल आएगा वो तो उससे भी बड़ा ही आएगा। तो इस तरीके से था। मुझे एक बार बताओ पहले क्या क्लियर हुआ, मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके सॉल्व किया हूँ, नहीं तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ एक बार आपको। हाँ ध्यान देना, अब ज़रा ध्यान से समझना बेटा, क्या बोलने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सोचिएगा। मैंने ये बोला आपसे, ध्यान से एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, तुम कंफ्यूज ना हो। देखो a प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर दिया हुआ था। मुझे मालूम है कि a और b का रिजल्टेंट कौन हो रहा है, c वाला। तो मुझे पता चल गया कि चल a और b का रिजल्टेंट c दिया हुआ है। साथ में बोला था c और a परपेंडिकुलर, तो मैंने उसको ड्रॉ किया। मैंने बोला a वेक्टर इधर है, b वाला इधर है, और उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है ना वो 90 पे है। तो c वाला वेक्टर ये है, उसको मैंने 90 बोल दिया, ठीक है सर। तो मैंने इसको 90 डिग्री बोल दिया। अब जरा देखो, जैसे ही मैंने इसको 90 बोला, है ना, इसको जैसे ही मैंने 90 बोला, तो मुझे इतना समझ में आया कि a और b के बीच का जो एंगल आएगा ना वो 90 से तो बड़ा ही आएगा। तो जो भी ऑप्शन मेरे हाथ में आने वाला है ना, उसको मैं 90 से बड़ा वाला ही सिलेक्ट करूँगा। चलो कर दिया। अब क्या करें, देखो हमने सीधे सीधे एंगल का फॉर्मूला लगाया। a और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल था उसको हमने अल्फा डिफाइन किया था, तो हमने tan अल्फा लगाया। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब अल्फा की वैल्यू मैंने 90 पुट करी, tan 90 कितना हो गया बेटा, इन्फिनिटी मतलब 1/0, तो उसको 1/0 लिखा। इक्वल्स टू में क्या आया, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, मैंने लिख डाला। अब जैसे मैंने b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा लिखा, अब क्या बनता है फंडा, ये देखो, a प्लस बी कॉस थीटा इधर चला गया इक्वल टू ये पार्ट 0, तो a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, और कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आई माइनस a बाय बी। अब जैसे ये चीज़ होता है ना, अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं वो देखना ध्यान से। एक फंडा यहाँ से निकल के आया, और फिर उसके बाद अपन को क्या करना था, उसने बोला था a और c का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। अब a और c का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर अपन ने क्या किया, साथ में अपन रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाए, r इक्वल टू क्या, √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देख बेटा दिक्कत क्या हो रही है मालूम है, a और c का मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें गड़बड़ मत कर जाना, है ना। यहाँ पर a और b आए हैं, यहाँ पर a और b आए हैं, यहाँ पर a और b हैं, लेकिन अपने को a और c का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है, तो अपन को यहाँ पर नहीं रख सकते थे इक्वल, ठीक है, तो मैंने रखा भी नहीं। तो इसलिए मैंने क्या फंडा लगाया, मैंने r इक्वल टू √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। r क्या होता था ये बताओ, r होता था मेरे लिए रिजल्टेंट, तो a और b का रिजल्टेंट कौन आ रहा है, तो मैंने बोला वो c है, तो मैंने c लिखा और स्क्वायरिंग कर दिया, तो c² इक्वल टू a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दी यार, a और c सेम थे, तो c को मैंने a² लिखा, इधर से इक्वल टू में a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है ये देखो ध्यान से, a² कैंसिल हो गया तो ये 0 बना,
इक्वल्स टू में बेटा यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की वैल्यू भी माइनस ए बाई बी थे ना, वो भी उठा के रख दी मैंने यहाँ से, तो b और b कैंसिल हो गया, तो निकल के क्या आया बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए, तो ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो ये बना 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और फिर अपन ने क्या किया a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया, तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/2, तो मैंने 1/2 लिखा। अब बता बेटा a बाई बी क्या होगा, अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट लेने जाऊंगा तो a बाई बी की वैल्यू आ रही होगी प्लस माइनस 1/√2। अब दो ऑप्शंस आए, तो मैंने बोला कि आप कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो देखना बेटा कॉस थीटा माइनस a बाई बी था, एक बार प्लस 1/√2 उठाया, प्लस 1/√2 लिखा तो माइनस 1/√2 आया आंसर, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था। तो कॉस की वैल्यू माइनस 1/√2 कब होती है, थीटा इक्वल टू 135। अगली बार मैंने जब माइनस वैल्यू पुट किया ना इसमें, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया 1/√2, और कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, एट 45 डिग्री। तो हमने बोला कि दोनों ऑप्शंस मेरे पास निकल के आए, 130 भी है 45 भी है, बट मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 135। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम था कि एंगल 90 से बड़ा आएगा ए और बी का, तो मेरा आंसर बोला 135। अब मुझे बताइए क्या अब फाइनली क्लियर है। चलो बेटा देखिए अब, है ना, अब आंसर देखते हैं, आप लोग चेक करिएगा कि आपका आंसर करेक्ट था या गलत था, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है प्रॉब्लम में उसने, ध्यान से देखिएगा फोर्थ वाला, और जिसका फोर्थ हो गया वो फिफ्थ में भी ट्राई कर सकता है, लेकिन पहले देख लो यार क्या पूछा मैंने फोर्थ वाले में। इफ़ वेक्टर्स पी क्यू एंड आर हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13, आपको तीनों के मैग्नीट्यूड्स दे दिए थे पी क्यू आर के, ठीक है, चल बना लेते हैं। तो मैंने बोला यार पी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैंने बोला 5, बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ पी को हम सिंपल पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है 12, और आर का मैग्नीट्यूड कितना है 13, तो मैंने बोला पी का 2, क्यू का ये और आर का 13 है। अब साथ में ध्यान से एक चीज़ को सुनो, P प्लस क्यू इक्वल टू आर दिया हुआ है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू आर। अब जरा सोचना P प्लस क्यू इक्वल टू आर, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट कौन है, P और Q का रिजल्टेंट कौन है, R, ठीक है। तो R का फॉर्मूला क्या निकल रहा होगा बेटा, R इक्वल टू अंडर रूट, याद करिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर a भी नहीं है, वो PQ है, तो PQ लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा बताइए, मैं लिखता हूँ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, लिख दिया। अब सुनो R के प्लेस पे P पे Q पे सब पे जा करके वैल्यूज पुट करो, स्क्वायरिंग कर लो सबसे पहले। तो एक स्क्वायरिंग किया तो ये R स्क्वायर इक्वल टू हो गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बेटा R के प्लेस पे वैल्यू पुट करिए 13, तो ये 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 12 कॉस थीटा। बेटा ये हो गया 169, ये 25 है, इधर जाएगा तो -25, और ये वाला भी इधर जाएगा इधर, तो 144 इक्वल टू 2 इंटू 5 10 इंटू 12, तो 120 कॉस थीटा। चलो बेटा ये तो कितना हो गया 169 माइनस 169 मतलब 0, तो 0 इक्वल टू 120 कॉस थीटा, तो 120 को भी डिवाइड करो तो कॉस थीटा इक्वल टू 0/120, मतलब आंसर है 0। तो कॉस थीटा 0 आ रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा होगा 90 डिग्री। तो बेटा मेरा ये करेक्ट आंसर आया, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये रियल आंसर। मुझे बताइए क्या सबको क्लियर हुआ। देखो बहुत सिंपल सा था। अब इसमें देखो उसने मुझे अल्फा के बारे में बोला ही नहीं था, तो मैंने उसका फॉर्मूला लगाया ही नहीं, जो देगा वो लगाएंगे, नहीं देगा तो नहीं लगाएंगे भाई। हाँ जी, अब बेटा जैसे ये वाला कंप्लीट हुआ, आप फिफ्थ वाला एक बार अटेम्प्ट लगाओ, 1 मिनट का टाइम बस, जब तक मैं एक क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है, उतना टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, तुम तब तक इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, तब तक आप ट्राई करो क्या आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चों के आंसर्स आ गए हैं, है ना, चलिए अच्छी बात है, देखते हैं आंसर मैच करना, है ना, गुड। बेटा देखिए अब इस वाले प्रॉब्लम को देखना ध्यान से, क्या बोला उसने मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना, ऑफ मैग्नीट्यूड्स p एंड q आर इन द रेशो 3:1। एक चीज़ सोचो, 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है p और q, 2 वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड p एंड q हैं। तो पहला वेक्टर p, दूसरा वाला q, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं। अब उसने बोला क्या कि उनका जो मैक्सिमम आ रहा है, तो उनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा ना वो क्या है उसका, और जो मिनिमम आएगा उसका, इन दोनों का रेशो कितना है 3:1। तो मुझे बताओ सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी रिजल्टेंट की, याद है आपने पढ़ा था, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाते तो a प्लस बी मतलब सिंपली ऐड हो जाता है, तो ये मैक्सिमम आता था। तो मैंने बोला p और q दिया है, तो मैं बोलूँगा सर p प्लस q जो होगा वो उसका मैक्सिमम होगा, अपॉन
मिनिमम कितना होगा, p माइनस क्यू। अरे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते तभी मिनिमम होता था, तो मिनिमम आता था p माइनस क्यू, याद करना लास्ट वाले लेक्चर में बताया है। इक्वल टू इन दोनों का रेशो उसने दे करके रखा है 3:1। सिंपल, देखो कितना प्रॉब्लम था, और ये रिलेशन पूछ लिया। अब 3:1 यदि उसने मेरे को दे के रखा था तो 3:1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा p प्लस क्यू, ये इधर से जाएगा तो बेटा 3p माइनस 3q। अब ये q को इधर ले आओ तो -3q प्लस q मिल करके कितना हो जाएगा 4q, इक्वल टू 3p माइनस p मिल के हो जाएगा 2p। तो बेटा ये हो जाएगा 2q इक्वल्स टू p, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है p इक्वल्स टू 2q। तो यहाँ से सिंपल आंसर निकल के आया फर्स्ट वाला। तो हमने बोला बेटा p इक्वल्स टू 2q, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, p इक्वल्स टू 2q। अब मुझे बताओ क्या सबको क्लियर हुआ? देखो कितना इजी था, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो बन जाएगा। जल्दी बताओ, क्लियर है? और जिनका हो गया है नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आपका वेट कर रहे हैं। देखिए बेटा, इस वाले प्रॉब्लम में मैं आपको फिगर बना के देता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को डायरेक्शन में दिक्कत हो रही होगी तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में आप मुझे उसका आंसर निकालना, कैलकुलेशन आप करके मुझे आंसर देंगे, ठीक है। देखते हैं कि आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन ही करना है बस। देखो ध्यान से बेटा, कभी भी डायरेक्शन बोला ना उसने आपसे, क्या एक डायरेक्शन याद रखिएगा, हमेशा हम लोग बनाते हैं ऊपर साइड हमेशा क्या लेते हैं बेटा, नॉर्थ। राइट हैंड पे लीजिए ईस्ट, राइट पे ईस्ट है तो इसके लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, वेस्ट, और इधर साइड आएगा साउथ, ठीक। तो ये डायरेक्शन हमेशा होता है। तो कभी भी अब आपके पास बहुत क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इस वाले चैप्टर में ही वेक्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कि उसमें आपको ऐसा दिया रहता है कि ईस्ट चला, फिर नॉर्थ चला, फिर नॉर्थ ईस्ट चला। तो सब चीज़ें जब बोलेगा ना तो मुझे वो डायरेक्शन इसके बेसिस पे चलना है। अब जरा देखो, मैं यहाँ पे बना करके बताता हूँ, उसके बाद का कैलकुलेशन तुम करना। क्या बोला है, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे वो जा रहा है। किस तरीके से जा रहा है वो देखो ध्यान से। अ कार ट्रेवल्स 75 किलोमीटर नॉर्थ में 75। अब तुम बोलोगे नॉर्थ कैसे जाएं, तो देख बेटा, मान लीजिए इनिशियल है हमारा स्टेशन 1 फर्स्ट वाला, यहाँ से नॉर्थ जाना है, नॉर्थ मतलब ऊपर स्ट्रेट है, तो मैं यहाँ से स्ट्रेट निकला और स्ट्रेट कितना जा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में आपको कितना जाना है, ए, मान लीजिए ये ए पॉइंट था तो ए से बी चले, और ए से बी आप चले हो तो कितना चले हो, 75 किलोमीटर नॉर्थ। तो मैंने नॉर्थ में 75 किलोमीटर लिखा, तो ये 75 किलोमीटर है सर लेंथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, नॉर्थ ईस्ट में 60 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट मतलब समझते हैं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इधर, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अपने को कितना किलोमीटर चला है, 60। तो मतलब क्या होगा, देखो जैसे ये स्ट्रेट जा रहा था, सीधा जाता तो नॉर्थ जाता, तो डायरेक्शन बदल दिया होगा, नॉर्थ ईस्ट इधर, तो ये इधर से मान लीजिए ये इधर नॉर्थ ईस्ट पे चला, ये सी पॉइंट, तो नॉर्थ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन हुआ, और इस डायरेक्शन में वो कितना चला है, तो मैंने बोला 60 किलोमीटर, ठीक, मैंने डायरेक्शन बता दिया। अगला, अब नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे जाने के बाद जब 60 किलोमीटर चला ना, फिर वो मतलब फिर उसके बाद क्या किया, ईस्ट डायरेक्शन में वो 20 जा रहा है। ईस्ट किधर होता है, राइट साइड। तो अब यहाँ से इसने अपना रास्ता स्ट्रेट कर लिया ऐसा, और यहाँ कहाँ पहुँच गया, ये डी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो है वो कितना चल रहा है, ये 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर उसने यहाँ पे चला। तो देखो ये फाइनल स्टेशन आपको मिला, तो पहला स्टेशन ये था 1, दूसरा स्टेशन है आपका 2। तो 1 और 2 इन दोनों के बीच का उसने आपसे क्या पूछा है, ये ध्यान से समझना। इन दोनों के लिए उसने आपसे क्या पूछा था बताओ, उसने बोला था द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस। तो 1 और 2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, अच्छा देखो एक्चुअल डिस्टेंस यदि देखा जाए ट्रैवल कितना किया, 75 + 60 + 20 भी बोल सकते हो, लेकिन ये मिनिमम नहीं है ना। मिनिमम कौन सा होगा, जब मैं इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा होगा इन दोनों के बीच का। तो आपको ये वाली लेंथ उसने पूछ ली है, इस लेंथ को मान लीजिए ये x है, मान लीजिए ये x है, तो आपसे वो ये वाली लेंथ पूछ रहा है कि बता भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये x आपको कैलकुलेट करके लाना है। क्या मुझे बताओ, सबसे पहले प्रॉब्लम क्लियर हो गया सबको कि क्या करना है, फिर कैलकुलेशन तो तुम ही बताओगे भाई इसका, ठीक। अब देखो इसमें जो भी आंसर आ रहा है ना, आप मुझे आंसर निकाल करके मुझे ग्रुप पे मैसेज करो, ठीक है। वेक्टर मेथड से लगता है तो वेक्टर मेथड लगाओ, रिजल्टेंट के फॉर्मूले से निकलता है तो वो लगाओ, ज्योमेट्री लगाना होता है तो ज्योमेट्री लगाओ, जो भी लगाना है आपको, है ना। आप मुझे इसका आंसर निकाल के बताइए कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार समझाऊंगा, पहले आपसे कैलकुलेशन चाहिए या थोड़ा सा, इतना तो बनना चाहिए, ठीक है। चलेगा, देखते हैं ना कितना अच्छा कर पाते हो तुम, इसीलिए दे रहा हूँ, ठीक है। चलो।